गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स रिंग्स के बारे में पढ़ लिया था और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसमें माइकलसन के द्वारा डिजाइन किया गया एक इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, वो अपन पढ़ेंगे। उसमें किस प्रकार से इंटरफेरेंस होता है वो भी अपन देखेंगे। किस सिद्धांत पर ये आधारित होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे और कैसे इसमें फ्रिंजें बनती हैं, वो अपन इसमें स्टडी करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है? तो चलते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सबसे पहले अपन सिद्धांत देखें, तो मेन बात इसमें क्या रहती है इसके सिद्धांत में कि ये आयाम के विभाजन पर आधारित होता है, ठीक है? आयाम का विभाजन किया जाता है इसमें आंशिक परावर्तन और अपवर्तन की विधि द्वारा, ठीक है? तो इसलिए आंशिक आयाम के विभाजन के आधार पर इसमें 2 आभासी कला संबद्ध स्रोत हमें प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा जो प्राप्त व्यतिकरण है, उनके द्वारा जो प्राप्त तरंगे हैं, उनमें अध्यारोपण के फलस्वरूप जो व्यतिकरण प्राप्त होता है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है? इसमें लिया क्या जाता है मूल रूप से इसमें होता क्या है, वो अपन देख लेते हैं। ये इसका सेटअप होता है, ठीक है? इस सेटअप में क्या रहता है अपने पास ये प्रकाश स्रोत रहता है, ये वाला अपने पास प्रकाश स्रोत रहता है, ठीक है? और इस प्रकाश स्रोत के पास एक फोकल लेंस रखते हैं, ठीक है? इस फोकल लेंस से कोलिमेटेड लाइट अपन को मिलती है और यहाँ ये एक अर्धरस्थित काँच की प्लेट है, इस पे गिरती है। M1, M2 2 दर्पण रहते हैं। इनसे वापस जो परावर्तित किरणें होती हैं, अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात यहाँ अध्यारोपित होती हैं। इस रीजन में अध्यारोपित होती हैं और यहाँ अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें जो व्यतिकरण प्रतिरूप दिखता है, वो इस दूरदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है? वो अब पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो होता क्या इसमें कि एक वर्णीय विस्तृत प्रकाश स्रोत अपन लेते हैं और उससे आने वाला जो समांतर प्रकाश किरण पुंज है उसको 45 डिग्री कोण पर जो अर्धरस्थित कांच की प्लेट रहती है उससे आयाम विभाजन के फलस्वरूप परावर्तित और अपवर्तित किरणें प्राप्त करते हैं। फिर ये किरणें एक दूसरे के लंबवत दिशा में गमन करती हैं M1 और M2 दर्पण की तरफ और वापस आकर के जब अध्यारोपित होती हैं तो उसके फलस्वरूप व्यतिकरण की घटना घटित होती है जिसको हम किससे देख लेते हैं, दूरदर्शी की सहायता से देख लेते हैं। ठीक है? ये अपने पास स्थिति रहती है। अब देखो इसमें उपकरण की बनावट क्या-क्या रहती है, वो अपन देख लेते हैं। उपकरण की बनावट में देखो क्या रहता है। उपकरण ये वाला इसका एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जो रहती है, वो ये रहती है। इसमें अभी अपन बता रहे थे वही सारी की सारी व्यवस्था है। वन बाय वन करके दोबारा से देख लेते हैं अपन इसमें। देखो, क्या होता है इसमें एक तो ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है, पहली बात तो। एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। इसमें किसी निश्चित तरंग-दैर्ध्य की प्रकाश किरणें हमें प्राप्त होती हैं। अब हम क्या करते हैं ये प्रकाश किरणें बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इससे क्या मिलेगा अपन को तरंगाग्र कैसा मिलेगा? ऐसे गोलाकार मिलेगा और हम ये चाहते हैं कि हमें विस्तृत प्रकाश स्रोत लेना है, तो उसके लिए हम क्या करें इसके आगे एक यहाँ ये लेंस रख देते हैं एल, ये लेंस रख देते हैं और ये प्रकाश स्रोत इस लेंस के फोकस तल में रहता है और जैसे ही प्रकाश किरणें इस एस से उत्सर्जित होती हैं, वो लेंस में से गुजरने के पश्चात क्या हो जाती है देखो, समांतर प्रकाश क्या मिलता है आपको? समांतर अपने पास तरंगाग्र हमें प्राप्त होता है। यानी कि वो प्रकाश किरणें समांतरित पुंज के रूप में हमें मिलती हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ एक 45 डिग्री पर काँच की प्लेट रखी रहती है, ठीक है? ये काँच की जो प्लेट होती है, ये इस काँच की प्लेट का ये नीचे वाला सिरा, इधर वाला, ये सिरा। ये जो नीचे वाला सिरा है काँच की प्लेट का ये नीचे वाला सिरा, ये सिरा अर्धरजितित होता है। अर्धरजितित का मतलब क्या होता है? ये नीचे वाले सिरे पे देखो मैं यहाँ खींचता हूँ, यहाँ इधर इस साइड वाला सिरा अर्धरजितित होता है, यानी यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, ठीक है? और यहाँ इसके समानांतर एक दूसरी प्लेट रखी जाती है, ये वाली। ये मुख्य प्लेट कहलाती है काँच की। इस पर कोई कोटिंग नहीं की जाती है, जस्ट इसके लगभग समानांतर रखी जाती है और उसी कोण 45 डिग्री एंगल पे ये रखी जाती है, ठीक है? और इस प्लेट के जस्ट आगे यहाँ एक दर्पण रहता है M2, ये मिरर रहता है, जो इस साइड देखो ये जो बी पॉइंट दिख रहा है, इस साइड से दीवार में ये क्लिप्ड रहता है यहाँ से, ठीक है? इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ एक दूसरा दर्पण रहता है M1, ठीक है?
ये M1 दर्पण भी यहाँ दीवार में क्या रहता है, क्लिप्ड रहता है, पेच लगे रहते हैं तीनों, तीनों पेच यहाँ लगे रहते हैं। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ उपकरण में एक दूरदर्शी रहता है। इस दूरदर्शी की सहायता से हम क्या करते हैं, इसमें जो भी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, उसको अपन इसमें देखते हैं, ठीक है? ये जो दर्पण M2 होता है, कौन-सा दर्पण? ये जो दर्पण M2 होता है, ये तो होता है फिक्स, ठीक है? ये हिलता नहीं है, पहली बात। यानी इसको अपन एकदम से ही रिजिड कर देते हैं वॉल के साथ, यानी इसको अपन खिसका नहीं सकते आगे-पीछे। लेकिन ये जो दर्पण M2 होता है, इस दर्पण को अपन क्या कर सकते हैं, आगे-पीछे मूव करा सकते हैं, ठीक है? ऊपर-नीचे यूँ, ऊपर-नीचे मूव करा सकते हैं और इसको मूव कराने के लिए जो हम पेंच या पैमाना लेते हैं, उसका लगभग चूड़ी अंतराल रहता है 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम इसके आसपास होता है, ठीक है? यानी प्रकाश की जो तरंगें हैं, तो उसकी तरंग दैर्ध्य है उनकी कोटि का ही रहता है एक तरह से। तो अपन इसको ऊपर-नीचे खिसका सकते हैं। और जो भी व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, उस व्यतिकरण प्रतिरूप को हम क्या करते हैं, इस दूरदर्शी की सहायता से देख लेते हैं। वो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें इधर से आने वाली यहाँ इस रीजन में प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होंगी। तो यहाँ अध्यारोपण होगा लेकिन हमें दिखेगा कहाँ वो? वो इस जगह पे दिखेगा, यहाँ, ठीक है? ये M1 और M2 ये देखो डैश-डैश आपको जो दिख रहा है, यहाँ M1 दिख रहा है ऊपर, नीचे M2 डैश है, ठीक है? यहाँ M1 है, यहाँ M2 डैश है। इस M1 और M2 डैश के बीच वाली जगह है ना, ये वाली बीच वाली जगह। इस बीच वाली जगह में हमें ये बनता हुआ दिखाई देता है, बस, ठीक है ना? ये वाली स्थिति रहती है इसमें। अब यहाँ M2 डेज़ कहाँ से आया? तो हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो काँच की प्लेट थी 45 डिग्री पे जिसका ये सिरा कैसा था? अर्धरजित था। तो ये जो दर्पण M2 है, इसका प्रतिबिंब है वो यहाँ बनता है, ठीक है? और हमें ऐसा दिखता है कि M1 और M2 दोनों यहाँ पैरेलल हैं, इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, इनका जो आकार होता है M1 और M2 का आकार ऐसे भी हो सकता है और M1 और M2 का आकार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? और M1 और M2 का आकार ऐसे भी हो सकता है ना? अलग-अलग ओरिएंटेशन इनके हो सकते हैं। लेकिन हम जब इस दर्पण M1 को इस पोज़ीशन में रखते हैं और दर्पण M2 को इस पोज़ीशन में रखते हैं, यानी दोनों एक-दूसरे के क्या रहते हैं? 90 डिग्री में रहते हैं। तो 90 डिग्री वाली पोज़ीशन में ये M2 का जो प्रतिबिंब बनता है मिरर, वो इसके पैरेलल बनता है। ठीक है? ये स्थिति अपने पास रहती है समंजन की स्थिति इसमें, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला अपने पास क्या था? प्रायोगिक व्यवस्था थी और उपकरण का सेटअप था जो हम देख रहे हैं, ठीक है? अब इसमें एक ख़ास बात क्या थी? होता क्या है? कार्य कैसे होता है इसमें वो अपन देख रहे हैं, इसकी क्रियाविधि क्या रहती है? कार्यविधि क्या रहती है? कैसे इसमें अध्यारोपण होता है? वो भी अपन देखते हैं। अध्यारोपण के लिए देखो क्या होता है? अध्यारोपण के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से जैसे ही प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हैं, इससे यहाँ से जैसे प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये आपको गोलाकार तरंगागर मिलता है, लेंस से आने के पश्चात ये कैसा हो जाता है? समतल तरंगागर में आ जाता है। ये समतल तरंगें किसमें गिरेंगी? इस अर्धदर्शित काँच की प्लेट पे गिरेंगी। अब इसमें एक चीज़ आप देखना ज़रा, थोड़ा-सा ध्यान से देखना। ये जो अर्धरस्थित काँच की प्लेट है, इस अर्धरस्थित काँच की प्लेट कि यहाँ थोड़ा-सा ओ पॉइंट नीचे लिखा रखा है और इसने दिखा ऊपर रखा है यहाँ, इस चीज़ को यहाँ दिखा रखा है, जबकि यहाँ नहीं होगा। यहाँ से परावर्तन वाली घटना मूलतः नहीं रहेगी, आपको परावर्तन वाली घटना यहाँ ओ के पास दिखेगी, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें करेक्शन रहेगा। तो क्या होगा जैसे एस प्रकाश किरणें यहाँ आपतित होंगी, ऐसे आपतित होने की वजह से ओ बिंदु पर जैसे ही ये प्रकाश किरणें आपतित होंगी, ओ बिंदु पर इसने केवल एक किरण दिखाई है, बाकी किरणें भी ऐसे समांतरित आएँगी और आपतित होंगी। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, ओ पर आपतन की स्थिति में फिर क्या होगा, आपतित होते ही कुछ भाग तो इसका परावर्तित हो जाएगा और कुछ भाग कैसा हो जाएगा, अपवर्तित, जो इसमें से पारगमित होके दूसरी साइड जाएगा। अब क्या होता है अ, ये परावर्तित प्रकाश किरण इधर जाती है। फिर इस मिरर M1 जो यहाँ लगा रहता है, इस M1 से वापस परावर्तित होकर आती है और इस प्लेट में से गुजर के इस पथ का चयन करती है। ठीक है? यानी यहाँ गई, वापस आई, इस प्लेट में से गुजरी और नीचे आ गई दूरदर्शी की तरफ। अब ये जो प्रकाश किरण है, ये इधर जाती है, इस प्लेट में से गुजरती है, इस मिरर तक जाती है, फिर वापस आती है। वापस इस प्लेट में से गुजरती है और इस O बिंदु पर आकर के यहाँ से परावर्तित होती है और यहाँ आती है। अब O पर परावर्तन के बाद यहाँ इस रीजन में
इस रीजन में ऊपर वाली प्रकाश किरण भी आ रही है और इधर वाली भी आ रही है। ये दोनों प्रकाश किरणें इधर क्या होती हैं या प्रकाश तरंगें इधर से आने वाली क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं इस रीजन में और अध्यारोपण के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है? व्यतिकरण प्रतिरूप मिल जाता है। ठीक है? अब आप कहोगे सर जब ये लगा रखी है प्लेट तो इसका क्या काम हुआ? ये प्रतिकारी प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिकारी प्लेट। ठीक है? ये प्रतिकारी प्लेट कहलाती है। प्रतिकार करती है, कंपनसेट करती है ये वाली प्लेट। क्या कंपनसेट करती है वो अपन देखते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो अपने पास प्लेट पी रहती है, ये वाली प्लेट पी, इस प्लेट पी की जब प्रकाश किरणें एस या लेंस से गुजरने के पश्चात आती है और ओ बिंदु पर आती है, समझ गए? यहाँ ओ बिंदु पर आती है। ओ बिंदु पर आने के बाद क्या होता है, वो यहाँ से परावर्तित हो ओ बिंदु पर आते ही एक तो क्या होगी, अपवर्तन के फलस्वरूप इधर निकल जाएगी प्रकाश किरण। दूसरी क्या होगी, यहाँ से इस नीचे वाली सतह से अपवर्तित होगी, इस दिशा में, हो गई अपवर्तित। अपवर्तित होने के बाद सॉरी परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद M1 की तरफ जाएगी। तो इस प्लेट में से वो एक बार तो गुजर गई, ठीक है? फिर वापस आएगी, वापस आएगी, वापस आकर के इसमें से फिर O तक आएगी। तो प्लेट में दोबारा गुजरेगी, फिर O तक आकर के फिर नीचे आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रकाश किरण एक बार तो जाते टाइम और एक बार आते टाइम, 2 बार इस प्लेट में से गुजर गई, ठीक है? जबकि दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ ये जो प्रकाश किरण इधर अपवर्तित हुई थी, वो सीधी की सीधी यहाँ जाती है, अगर ये प्लेट नहीं रहती तो। सीधी की सीधी यहाँ जाती है, वहाँ से वापस परावर्तित होती है और नीचे आ जाती है। अब होता क्या है कि वास्तविक तौर पर इन दोनों का समंजन अपन कैसे करते हैं कि दोनों लगभग प्रकाशिक पथ दोनों के क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। अब वास्तव में ज्योमेट्रिकल पाथ तो दोनों के बराबर होते हैं, यानी इस M1 की इस प्लेट से दूरी ये और ये आपको थोड़ी ज़्यादा दिख ही रही है, बाकी यहाँ इस P से ये M2 की दूरी, ये दोनों क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। ये डायग्राम की वजह से आपको दिख रहा है, थोड़ा-सा कंप्रेस करके बनाने की वजह से। ये दोनों क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं, ज्योमेट्रिकल, ज्यामितीय तौर पर ये बराबर रहती हैं। जबकि अब क्या हुआ, अब जब ये प्लेट इसमें से 2 बार ऊपर वाली किरण 2 बार इस प्लेट में से गुजर गई, तो इसमें से इसका प्रकाशिक पथ अलग हो गया। यानी ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये माध्यम में ज़्यादा चलती है बजाय इस किरण की। तो इसका मतलब इस किरण द्वारा तय किया गया पथ इस किरण से क्या हो गया? ज़्यादा। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि इसका भी पथ क्या हो, इसके बराबर हो। इसलिए अपन एक इसके जस्ट इसके इक्विवेलेंट, इसके तुल्य परत ही क्या, इसके समान परत ही क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, काँच की प्लेट यहाँ रख देते हैं। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित हो इसमें से जाएगी, यहाँ तक जाएगी, वापस परावर्तन के बाद इसमें से वापस गुजरेगी। तो अब इसमें ये भी 2 बार गुजरी, ये भी 2 बार गुजर गई। इसका मतलब दोनों का प्रकाशिक पथ क्या हो गया? बराबर। इस प्रकार से दोनों प्रकाश किरणें यहाँ समान पथ तय करके आते हैं और अध्यारोपित होकर के व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। तो यहाँ इस प्रतिकारी प्लेट का क्या कार्य है? प्रतिकारी प्लेट का ये कार्य है कि यहाँ M1 से परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण और M2 से परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण दोनों के प्रकाशिक पथों को समान करना है। ठीक है? वो जो पथांतर आ रहा था, एक्स्ट्रा पथांतर आ रहा था, उसको ठीक करना है। ये इसका कार्य होता है। ठीक है? ये अपने पास है व्यतिकरण प्रतिरूप के बाद सॉरी प्रतिकारी प्लेट का कार्य था। ठीक है? प्रकाशीय पथों को बराबर करने का। अब हम ये देखते हैं कि फ्रिंज प्रतिरूप कैसे बनता है, फ्रिंजें कैसे बनती हैं, कहाँ पर अपन को दिखती हैं। तो हमने अभी बात करी थी कि ये जो फ्रिंजें बनेंगी, वो फ्रिंजें इस M1 कहाँ बनेंगी? M1 और M2 के बीच बनेंगी। ठीक है? यानी अपन जो बात कर रहे थे यहाँ की, ये जो अपने पास व्यवस्था है इसके बीच बनेगी। यानी M1 तो वास्तविक तौर पर यहाँ है ही दर्पण। M2 दर्पण का ये प्रतिबिंब M2 डैश यहाँ दिखता है आपको ये वाला और M1 और M2 डैश के बीच की ये जो दूरी रहती है, ये दूरी, ये D है, स्मॉल d यहाँ पर आपको दिख रही है। ठीक है? ये स्मॉल d है। तो अपन कह रहे हैं कि M2 का जो प्रतिबिंब बनता है वो और M1 दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, वो कितनी है? D है, सपोज और अपन इधर से देख रहे हैं। अब इधर से देख रहे हैं तो आने वाली प्रकाश किरणें इधर से ही आ रही हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब आभासी प्रकाश देखो, हमें क्या लगता है कि दोनों प्रकाश किरणें इधर से ही आ रही हैं। यहाँ इसमें देखेंगे तो हमें लग रहा है कि दोनों प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं और वो अध्यारोपित हो रही हैं इस रीजन में और हमें प्रतिरूप दिख रहा है व्यतिकरण। तो ये प्रकाश किरणें इधर से आती हुई दिखती हैं और वास्तव में जब इस दूरदर्शी से देखते हैं तो हमें फ्रेंच प्रतिरूप यहाँ नहीं दिखता। फ्रेंच प्रतिरूप हमें यहाँ नहीं दिखता। फ्रेंच प्रतिरूप ये जो बीच वाला रीजन होता है ना, इसमें दिखता है। M1 और M2 डैश के बीच वाला जो भाग होता है ना, फ़िल्म बनती है एयर की, उसमें दिखता है। समझ गए? तो इसका मतलब हमें प्रकाश किरणें इधर से आती हुई दिखती हैं।
अब इधर से आती हुई दिखती है तो हम ये सोचते हैं कि प्रकाश किरण इधर से ही कहीं से आ रही हैं। इधर ही 2 कोई आभासी प्रकाश स्रोत हैं, S1 डैश और S2 डैश, ठीक है? तो इधर कोई प्रकाश आभासी प्रकाश स्रोत है, उनसे प्रकाश किरणें आ रही हैं और वो यहाँ अध्यारोपित हो रही हैं इस रीजन में और हमें यहाँ व्यतिकरण प्रतिरोध दिख रहा है। जबकि वास्तव में होता क्या है? वास्तव में होता क्या है कि प्रकाश किरणें इधर से आती हैं, समझ गए? इधर से आने के पश्चात इस प्लेट से परावर्तित होती हैं। ठीक है? प्लेट से परावर्तन होने के बाद आपके पास यहाँ से परावर्तित प्रकाश किरण इधर आती है और इसकी परावर्तित इधर आती है, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इसलिए वो भी हमें इधर से आती दिखती है। इसलिए हमें ये लगता है कि प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं। समझ गए बात आप? तो वो देखो क्या व्यवस्था रहती है अपने पास, वो हम कैसे देखते हैं? वो देखो, वो ये है। इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या हुआ? प्रकाश किरणें देखो किधर से आई? प्रकाश किरणें किधर से आई? यहाँ अपन दूरदर्शी में देख रहे हैं, टेलीस्कोप में ये टी लिखा हुआ है, ठीक है? प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आ रही हैं लेंस में से गुजरने के पश्चात, इस पर गिरती हैं, किस पर? ये जो अपने पास प्लेट रहती है पी, इस पर गिरती हैं। इस पर गिरने के पश्चात परावर्तित होंगी, परावर्तित होकर क्या होती है? इस पर जाती हैं, M1 तक जाती हैं और हमें क्या पता चलता है कि एक प्रकाश किरण इधर भी गई है और वो वापस से परावर्तित होके किससे? M2 से। लेकिन M2 का इधर है प्रतिबिंब, इसलिए वो प्रकाश किरण इधर से आती हुई नहीं दिखती, वो हमें इधर से आती हुई दिखती है। ठीक है? तो ये प्रकाश किरण यहाँ से जब परावर्तन के पश्चात यहाँ जाती है, इस M2 डैश पर जाती है, तो हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि इस M2 डैश पर जो प्रकाश किरण यहाँ पहुँची है ना? वो प्रकाश किरण इधर से परावर्तन के बाद नहीं आई है, वो प्रकाश किरण सपोज़ इधर से कहीं से आई है ना? यानी इस प्रकाश किरण का परावर्तन होने के बाद यहाँ गई थी, लेकिन वो प्रकाश किरण हमें पीछे बढ़ाने पर हमें क्या लगता है कि प्रकाश स्रोत यहाँ कोई आभासी स्रोत है, उसके कारण हमें ये प्रकाश किरण यहाँ मिल रही है, ठीक है? और फिर वो उससे परावर्तित प्रकाश किरण हमें इधर मिल ही जाती है। ऐसे ही थोड़ा आगे लेंगे इसको, तो वो किससे परावर्तित होगी? M1 दर्पण M1 से परावर्तित होगी, तो वो हमें इधर मिलेगी। तो अब हमें यहाँ 2 प्रकाश किरणें मिल गई, ठीक है? अब हम ये कह रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें किधर से मिलेंगी हमें? तो हमें ये लग रहा है कि प्रकाश किरणें पीछे से कहीं से आ रही हैं, इधर से, ठीक है? इधर से कहीं से आ रही हैं और इधर से आ रही हैं तो M2 डैश वाले जो प्रकाश स्रोत यानी ये जो किरण आ रही है दूसरे 2 नंबर वाली किरण ये S2 डैश से आ रही है, ठीक है? और वो जो आ रही है वो किससे आ रही है? S1 डैश से। वो किससे आ रही है? S1 डैश से, यहाँ से आ रही है, ठीक है? वो यहाँ से आ रही है। अब हम क्या कह रहे हैं? देखो, वो हमारे पास कहाँ से आ रही है? 1 मिनट। वो प्रकाश किरण ऊपर S1 डैश से आती हुई दिखती है, ठीक है? यहाँ से। S1 डैश से। तो अब हमारे पास क्या स्थिति रही देखो कि ये S1 डैश और ये S2 डैश ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए? आभासी प्रकाश स्रोत हो गए। खास बात क्या रहती है इनमें, इस प्रायोगिक व्यवस्था में, समंजन की स्थिति में M1 और M2 डैश इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है। तो हमें जो आभासी प्रकाश स्रोत दिखेंगे जिनसे प्रकाश किरणें आती हुई दिख रही हैं, पीछे इनको बढ़ाएँगे तो हमें क्या दिखेंगी ये? हमें ये दिखेंगी 2D के डिफरेंस पे। कितने डिफरेंस पे दिखेंगी? 2D के डिफरेंस पे दिखेंगी। अब खास बात क्या है? यहाँ 2D है। S1 और S2 डेज़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2D है, ठीक है? ये 2D है। अब S1 और S2 के बीच की डिफरेंस जो 2D आपको दिख रही है ना? कौन-सी? ये 2D। ये 2D यहाँ भी है, ये 2D है, ठीक है? तो मैं क्या करूँ? अगर इससे एक अभिलंब डाल दूँ इधर, है ना? इससे एक अभिलंब डाल दूँ इधर, तो ये जो प्रकाश किरण है ये और ये, अभिलंब के बाद तो समान पथ तय करती हैं, इधर वाला सारा का सारा, ठीक है? लेकिन यहाँ ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या रहता है इनमें? पथांतर रहता है। तो वो पथांतर कितना होगा? 2D sin थीटा सपोज़ इनका इंक्लिनेशन यहाँ इस ये जो कोण है, इस कोण के कारण यहाँ ये इंक्लिनेशन कितना है? थीटा इंक्लिनेशन है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये जो पथांतर होगा ये कितना होगा? 2D cos थीटा। इसका ये जो 2D है, इस 2D का इधर विलंब आ जाएगा इधर जो घटक सॉरी प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2D sin थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो प्रकाश किरणें थी, ये दोनों प्रकाश किरणें कौन-कौन सी? एक तो ये एक प्रकाश किरण और ये एक प्रकाश किरण। इन दोनों में पथांतर कितना हो गया? 2D cos थीटा सॉरी 2D cos थीटा। ये पथांतर अपन ऐसे क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं, पहली बात।
अब क्या होता है, अब फ्रिंजें कैसे बनेंगी, किस प्रकार की बनेंगी, वो भी देख लेते हैं। ये जो काँच की प्लेट हमें दिख रही है, ये काँच की प्लेट, ये प्लेट है, पूरी चौड़ाई की उधर भी है, ऐसे, ठीक है? इस प्लेट पे ऐसे प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी, वो यहाँ नीचे आई है, ठीक है? तो पूरी प्लेट का झुकाव कोण तो एक ही है, ये थीटा, 45 डिग्री है, ठीक है? ये झुकाव कोण तो एक ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो झुकाव कोण है, ये पूरी प्लेट के लिए एक समान होगा, तो प्रकाश किरणें जो होंगी, परावर्तित होकर आएँगी, पूरी प्लेट के लिए इस तरह से आएँगी, एक साथ ही आएँगी पूरी प्लेट से। तो बहुत सारी किरणें ऐसी रहेंगी कि उनके लिए जो झुकाव कोण है प्लेट का, वो सेम रहेगा, परावर्तन के पश्चात। तो अब क्या होगा देखो, हम ये कह रहे हैं कि ये जो किरणों की आकृति है, ये किरणों की आकृति इस व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों का जो रूप है वो M1 और M2 दर्पणों के मध्य झुकाव कोण पर डिपेंड करेगा। ये बीच वाली जो इनके M1 और M2 डेज़ के बीच वाली जो आपको दिख रही है, एयर फ़िल्म डी मोटाई की, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। माना प्लेट P के पृष्ठ O द्वारा, कौन से द्वारा? ये जो M1, M2 है, इनके झुकाव पर डिपेंड करेगा। यानी M1 यहाँ था, M2 यहाँ था। तो इस M2 का यहाँ जो प्रतिबिंब बना है M2 डैश ये वाला, ठीक है? तो अगर ये दोनों एक-दूसरे के लंबवत होते हैं दर्पण तब ये एक-दूसरे के समांतर बनते हैं। प्रतिबिंब क्या बनता है M2 डैश का इस M1 के समांतर बनता है और इनके बीच वाली जो फ़िल्म बनती है, वो समान मोटाई की फ़िल्म बनती है एक, वायु फ़िल्म बनती है, ठीक है? माना प्लेट P के पृष्ठ O द्वारा, यहाँ बिंदु O रहता है, ये नीचे वाला पृष्ठ रहता है, O द्वारा निर्मित कोण M2 का प्रतिबिंब M2 डैश है, निर्मित दर्पण M2 का प्रतिबिंब M2 डैश है, ये M2 डैश अपने पास हो गया। इस प्रकार दूरदर्शी द्वारा दिखलाई पड़ने वाला व्यतिकरण प्रतिरूप दर्पण M1 तथा M2 डैश के बीच में बनने वाले वायु फिल्म प्रतिरोध वही बात, ये बीच वाली जो वायु फिल्म है, इसमें बनेगा। अब क्या होगा ऐसे बहुत सारे हाँ, बिंदु रहेंगे जिनसे परावर्तित किरणें आ रही हैं, उनके लिए जो इंक्लिनेशन एंगल है वो क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम दर्पण में ये इन दोनों दर्पणों के बीच वाले एयर फिल्म में जो हमें व्यतिकरण फ्रिंजें दिखेंगी, वो लगभग कैसे दिखेंगी? वर्ताकार दिखेंगी। कैसे व्यतिकरण फिल्म में दिखेंगी? वर्ताकार दिखेंगी और समान मोटाई की फाना का क्या कह रहा है? किरणों द्वारा बना माना जा सकता है। इसलिए व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति दर्पण M1 और M2 डैश के बीच बनी वायु फिल्म की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। अगर ये समान है एक-दूसरे के समान मोटाई की वायु फिल्म बनती है, यानी एक-दूसरे के समांतर रहते हैं, उस कंडीशन में वृत्ताकार फ्रिंजें बनती हैं। और अगर इनकी आकृति जैसे एक-दूसरे के समांतर नहीं है, किसी अन्य कोण पर हैं, जैसे ये वाला दर्पण M1 ऐसे है, M2 की आकृति सपोज़ ऐसे है, एयर फिल्म यानी एक-दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं थे ये दर्पण, थोड़ा-सा झुकाव अलग था, तो उस कंडीशन में ये झुकाव बनता है इनके बीच। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच अलग प्रकार की फ्रिंजें बनेंगी, वो अभी आगे देखेंगे अपन कैसे बनेंगी। अगर ये दर्पण एक-दूसरे को क्रॉस करते हैं ऐसी कंडीशन में, तो वहाँ यहाँ इन ये जो फ़िल्में बनती हैं एयर फ़िल्में, इनमें फ्रिंजें कैसी बनती हैं, वो अपन देखेंगे। अगर ये दर्पण अपने पास क्या रहते हैं, इस तरह से एक-दूसरे से इन्क्लाइंड रहते हैं, ये एंगल बनता है इनके बीच, तो ऐसी स्थिति में ये बीच वाली जो फ़िल्म बनती है, एयर फ़िल्म इनमें, उसमें व्यतिकरण फ्रिंजें कैसी बनती है, वो अपन स्टडी करते हैं। एक ख़ास बात यहाँ ध्यान रखने लायक है, वो आप देखिए। मैं क्या बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि दर्पण M1 और M2 डैश इनके बीच की जो डिस्टेंस है, D होती है। कितनी होती है? D होती है, अपन उसको D मान के चलते हैं। तो ख़ास बात क्या है कि जैसे ही इस D में थोड़ा-सा चेंज आता है, ये प्रकाश किरणें जो इधर से आ रही हैं, इनके बीच वाला जो S1 और S2 डैश जो आपको ऊपर दिख रहा है, S1 और S2 डैश, ये S1 और S2 डैश जो आपको दिख रहा है, इस S1 और S2 डैश के बीच का कितना डिस्टेंस? 2D है। कितना है टू डिस्टेंस? 2D है। तो जब आपको ये लग रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है? D है, तो ऊपर वाली स्थिति क्या रहेगी? 2D ये अपने पास अरेंजमेंट से है। तो अगर अपन M1 और M2 डेज़ के बीच की डिस्टेंस अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी-सी चेंज करना चाहें, तो चेंज करना चाहें तो उसी अनुपात में ऊपर वाली जो डिस्टेंस है, वो चेंज होगी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है? तो ऊपर वाली डिस्टेंस उसी अनुपात में चेंज होगी, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अपन क्या इस फैक्ट का आगे यूज़ करेंगे अपन, ठीक है? तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि वृत्ताकार फ्रिंजों की व्याख्या कैसे करते हैं, कैसे इसमें वृत्ताकार फ्रिंजें बनती हैं, वो अपन देख लेते हैं। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसकी व्याख्या करते हैं? वृत्ताकार फ्रिंजों की व्याख्या करते हैं, और भी समान मोटाई की और भी कोई फ्रिंजें बनेंगी, उनकी व्याख्या करते हैं। इन दर्पणों का एक-दूसरे से क्या झुकाव रहता है, उसकी भी अपन व्याख्या करेंगे, ठीक है? वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।